एक गांव में पुष्पा नाम की बेहद लालची औरत मिठाई की दुकान चलाती थी। पुष्पा स्वभाव से बेहद क्रूर और लालची थी। एक दिन पुष्पा की दुकान पर रबड़ी बनाने वाला मोहन उसकी दुकान पर थोड़ी देरी से आया। मोहन, तू अब आया है दुकान पर? देरी से आने के लिए मुझे माफ कीजिए पुष्पा जी, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। तुम आजकल के निठल्ले विवाह होते ही जोरू के गुलाम बन जाते हो। मैं तुझे आज के पैसे नहीं दूंगी। ऐसा मत कीजिए पुष्पा जी, मैं तो आज आपसे तनख्वाह बढ़ाने की बात करने वाला था। क्या बोला? अरे कुछ लाज शर्म है कि नहीं? या वो भी बेच कर खा लिया तूने? एक बात कान खोल कर सुन ले, मैं तेरे सैलरी में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बढ़ाऊंगी। देखिए पुष्पा जी, आपके दुकान की रबड़ी बहुत दूर तक मशहूर है और उस रबड़ी को मैं ही बनाता हूँ। ये मत भूलना, दूसरे दुकानदार मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे तो मजबूरन मुझे यहाँ से काम छोड़कर जाना होगा। अरे तो अभी और इसी वक्त छोड़कर चले जाना। अरे तुझे क्या लगता है मेरे दुकान की रबड़ी तेरी वजह से मशहूर है? ठीक है, मैं भी आपकी दुकान पर अब काम नहीं करना चाहता। मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं चला जाऊंगा। अरे काहे का हिसाब और काहे के पैसे? एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। जो भी करना है कर ले। मोहन ने बहुत कोशिश की। मोहन आंखों में आंसू लिए हुए दूसरे हलवाई की दुकान सुरेश की दुकान पर चला गया। मैं जानता हूँ मोहन कि पुष्पा एक बेहद लालची और क्रूर औरत है। वो तुझे पैसे नहीं देगी। तूने जैसे ही उससे तनख्वाह बढ़ाने की बात की तो उसने तुझे काम से निकालने का बहाना बना दिया और बेईमानी करने का भी। मैं पिछले 5 साल से उसकी दुकान पर काम कर रहा था और इन 5 सालों में मैंने कभी भी उन्हें शिकायत करने का मौका नहीं दिया। मैं रबड़ी बहुत अच्छी बनाता हूँ। मैं जानता हूँ मोहन, तेरी बनाई हुई रबड़ी बहुत दूर तक मशहूर है, इसलिए तू आज से मेरे दुकान पर रबड़ी बनाएगा। और हाँ, जितना पुष्पा तुझे तनख्वाह देती थी मैं तुझे उससे 2 गुना दूंगा। सुरेश की बात सुनकर मोहन खुश होता हुआ बोला, देखना चाचा, पुष्पा जी की रबड़ी अब ज्यादा दिन तक मशहूर नहीं रह पाएगी क्योंकि उनकी रबड़ी मैं ही बनाता था। कुछ वक्त बाद जमींदार की बीवी आरती, जो कि पुष्पा की दोस्त भी थी, पुष्पा की दुकान पर रबड़ी खाने आई। मगर रबड़ी खाते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गई। आरती चिल्लाती हुई बोली, पुष्पा, पुष्पा, कहाँ है तू? क्या हुआ आरती? आज की रबड़ी तुझे पसंद नहीं आई? अरे ये रबड़ी है या समोसे की चटनी? एक तो इसमें बिल्कुल भी मिठास नहीं है। पहले तो तेरी रबड़ी बहुत अच्छी बनती थी, अचानक से ये तेरी रबड़ी को क्या हो गया? फिक्र मत कर आरती, शायद गलती से मेरे नौकर से रबड़ी बनाने में कोई गलती हो गई होगी। कल से तुझे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पुष्पा की बात सुनकर आरती वहाँ से चली गई। पुष्पा का नौकर गणेश पुष्पा से बोला, अरे रबड़ी तो मोहन ही अच्छी बनाता था पुष्पा जी, आपने उसे धक्के देकर निकाल दिया। तू अपना मुंह बंद कर। उस रमेश को भी यही लगता था। कुछ दिन बाद देखना मेरी दुकान पर रबड़ी लेने वाले की कैसी लाइन लगती है। अरे तुम लोग तो कल के बच्चे हो। मुझे रबड़ी का कारोबार करते हुए पूरे 20 साल हो गए हैं। मैंने अपना मकान और कार रबड़ी बेच बेच कर ही खरीदी है। कुछ दिनों बाद पुष्पा की दुकान पर रबड़ी लेने वालों की भीड़ जमा होने लगी। गांव का कोई भी आदमी सुरेश की या किसी और की दुकान से रबड़ी खरीदने को तैयार ही नहीं था। पुष्पा की दुकान को छोड़कर गांव की सभी दुकानों पर कुत्ते लौटने लगे। ये देखकर मोहन सुरेश से कहता है, मैं इतनी अच्छी रबड़ी बनाता हूँ सेठ जी, फिर भी हमारी रबड़ी कोई खाने को तैयार ही नहीं है। रोज रोज रबड़ी फेंकने से तो आपका दिवालिया निकल जाएगा। मैं भी यही सोच रहा था मोहन, लगता है मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मोहन, तुझे पुष्पा की दुकान पर काम करते हुए सिर्फ 5 साल हुए और मैं 20 साल से देख रहा हूँ। जब कभी पुष्पा की दुकान पर लोग रबड़ी खाना बंद कर देते हैं
तो कुछ दिनों बाद अचानक से उसके दुकान पर भीड़ लगने लगती है। पता नहीं पुष्पा ऐसा कौन सा चमत्कार करती है कि फिर किसी भी व्यक्ति को उसकी रबड़ी के अलावा किसी और की रबड़ी अच्छी नहीं लगती। अब क्या होगा सेठ जी? अब तो मालिक ही हमारी मदद कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद सुरेश की दुकान पर एक पागल आदमी आकर खड़ा हो गया। वो कुछ खाना मांगने लगा। उस पागल आदमी ने हाथ में 2 मिट्टी की मटकियां पकड़ी हुई थी। सेठ जी, लगता है ये व्यक्ति मानसिक रूप से सही नहीं है, भूखा मालूम होता है। इसकी हालत देखकर लगता है इस बेचारे के पास पैसे भी नहीं होंगे और ये बेचारा कई दिनों से भूखा भी मालूम होता है। इसे कुछ खाने को दे दो। मोहन ने रबड़ी उस पागल आदमी के सामने रख दी, लेकिन वो पागल मोहन की दुकान की सारी रबड़ी खा गया और अपने हाथ में पकड़ी हुई एक कच्ची मिट्टी की बनी हुई मटकी मोहन को थमाकर वहां से चला गया। उसके जाते ही मोहन ने मटकी खोली तो उसने देखा कि उस मटकी में लोहे की बनी हुई रबड़ी रखी हुई थी। क्या है मटकी में? इस मटके के अंदर कुछ सामान रखा हुआ है जो बिल्कुल रबड़ी की डिजाइन का बना है। बेचारा दूध की बनी हुई हमारी सारी रबड़ी खाकर चला गया और हमें लोहे की रबड़ी देकर चला गया। कुछ वक्त बाद वही पागल पुष्पा की दुकान पर जाकर बैठ गया। दिनेश ने पुष्पा की नजर से छुपकर कुछ रबड़ी उस पागल को खिलाई। रबड़ी खाकर पागल वहाँ से जाने ही वाला था। अरे कहाँ जा रहे हो? रबड़ी खाई है तो पैसे देकर जाओ। जाने दीजिए पुष्पा जी, बेचारा पागल है। अरे पागल है तो क्या हुआ? मैंने पागलों को मुफ्त में खिलाने के लिए ढाबा नहीं खोल रखा। और ये इसके हाथों में क्या है? हाँ? पुष्पा ने उस पागल के हाथ से मटकी छीन ली। पुष्पा ने जैसे ही उस मटकी को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस मटकी के अंदर रबड़ी के आकार के हीरे जगमगा रहे थे, लेकिन कुछ ही क्षणों में पुष्पा के हीरों की मटकी लोहे और कंकड़ की मटकी में बदल गई और वहीं दूसरी ओर मोहन की मटकी हीरे की रबड़ी में बदल गई। सेठ जी, ये तो हीरो की रबड़ी बन गई है। वो पागल व्यक्ति कोई मायावी व्यक्ति था। मोहन और सुरेश बेहद रईस हो गए। उन दोनों की रईसी देखकर पुष्पा का नौकर दिनेश पुष्पा से बोला, एक तो वो पागल आपकी मुफ्त में रबड़ी खा गया और हीरे की रबड़ी वो मोहन और सुरेश को दे गया। मुझे लगता है उस हीरो की रबड़ी पर आपका अधिकार था। ये सुनकर पुष्पा गुस्से से आग बबूला हो गई। वो तुरंत कुछ गुंडों को लेकर सुरेश और मोहन की दुकान पर जाकर उनसे मारपीट करने लगी। कुछ वक्त बाद वहाँ गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस भी, जो कि पुष्पा के ही पक्ष में थी। उस पागल ने जो हीरो की रबड़ी तुम दोनों को दी थी वो मेरी थी। गलती से वो कंकड़ की रबड़ी मुझे देकर चला गया। यह बिल्कुल गलत है। अपना मुंह बंद कर और सीधी तरह से मेरी हीरे की रबड़ी वाली मटकी वापस कर। पुष्पा उन दोनों से बुरी तरह से झगड़ा करने लगी। तभी वहाँ पर वही पागल आ गया। मैंने सोचा था कि तुम्हारा लालच अब समाप्त हो गया, पर वक्त के साथ तुम्हारा लालच और बढ़ गया है। पुष्पा उस पागल आदमी की आवाज को पहचानती थी। वो उसके शौहर की आवाज थी, जो कि सालों पहले खो चुका था। गांव वालों, 20 साल पहले मोहन के पिता को कोयले के खान में हीरे मिले थे। उस बेचारे ने मुझे अपना समझकर वो हीरे एक रात के लिए मेरे पास रख दिए थे। मेरी बीवी पुष्पा एक लालची औरत थी। 20 साल पहले एक हादसे में मेरी और मोहन के पिता की जान चली गई। तब से मैं मोहन को ये हीरे देने के लिए तरस रहा था, लेकिन पुष्पा के कारण मैं नाकामयाब रहा और मुझे पता था कि मुझे पुष्पा का लालच ही यहाँ खींच लाएगा। इतना कहकर अचानक वो पागल गायब हो गया। पुलिस ने पुष्पा को अरेस्ट कर लिया। पूछताछ के दौरान पुष्पा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अदालत ने पुष्पा को उम्र कैद की सजा सुना दी। कमलागंज नाम का एक गांव था। वहां एक खूसड़ जमींदार रहता था। लोगों को परेशान करना और लोगों को शिकस्त देना उसे बहुत पसंद था। बताओ,
आज क्या लाई हो खाने में? जमींदार साहब, अपने कंगन बेचकर मैं आपके लिए बिरयानी लाई हूँ। अब तो आप हमें हमारी जमीन वापस कर दीजिए। अरे वाह, ये हुई ना बात। क्या करोगी जमीन वापस लेकर? तुम्हारा शौहर वैसे भी मेरे खेतों का मजदूर है। रहम कीजिए हम पर, बख्श दे। तभी वहाँ मुंशी आया और कहने लगा, मालिक, खुशखबरी, उस बैजू ने भी अपनी जमीन हमें गिरवी दे दी। ये तो होना ही था। अब पूरा गांव हमारे शिकंजे में है। नहीं ठाकुर साहब, गांव के सड़क किनारे की जमीन अभी भी नवीन के परिवार के पास है। कौन नवीन? मैंने उसे ठीक से पहचाना नहीं। वही जिसकी बेगम अभी कुछ ही दिन पहले बीमारी के चलते गुजर गई। चल तो जरा हम भी शोक मनाए। उसके घर पर ठाकुर और मुंशी नवीन के घर जाने के लिए निकल गए। वहां जाकर देखा कि नवीन अपनी पत्नी की तस्वीर से ही बात कर रहा है। बेगम, जब से तुम गई हो मैं सुकून से जी नहीं पा रहा। हमेशा तुम्हारी यादों में खोया रहता हूँ। अल्लाह करे तुम जहाँ कहीं भी हो बस खुश रहो। इस वक्त इसे परेशान करना सही नहीं लग रहा मालिक। बाकी जैसा आप कहे। तुम तो मेरी बेगम के बारे में अच्छा खासा जानते हो, तो डरना किस बात से। चलो अंदर और सीधा काम की बात करो। ठाकुर और मुंशी दोनों सीधे नवीन के कमरे पर चले गए। अच्छा, तो तुम हो नवीन? तुम्हें मैंने कई बार बाग में बैठे देखा है। मैं वहां अपनी बेगम अलीशा के साथ समय बिताया करता था। अच्छा, तो एक काम करो, सारा सामान बांध लो और अपनी बोरिया बिस्तर बांधकर उसी बगीचे में चले जाओ। तुम्हारी सड़क के किनारे की जमीन मेरे नाम कर दो। चाहे जो हो जाए, मैं अपनी कोई भी जमीन तुम्हें नहीं देने वाला। जैसा तुम्हें ठीक लगे बच्चे। उस वक्त ठाकुर और मुंशी वहां से चुपचाप चले जाते हैं। उसके बाद ठाकुर एक कटोरी खीर लेकर अपने घर के खुफिया कमरे में जाता है। उसकी बेगम, जो कि काला जादू करती है। आ गए तुम? खीर की महक तो बेहद अच्छी आ रही है। लाओ दे दो और बताओ अब क्या करना है। रूपमती, गांव के एक किसान की जमीन हड़पनी है। मैं इस वजह से तुम्हारे पास ये खीर लेकर आया हूँ। उसका नाम है नवीन। बस इतनी सी बात? खीर रखकर दुम दबाकर भाग जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठाकुर उस खुफिया कमरे का दरवाजा बंद करके भाग गया। उस रात रूपमती नवीन के घर चुड़ैल के रूप में गई। आज बड़ी अच्छी नींद आएगी। दिन भर मेहनत की है। मेहनत करने के बाद नींद बड़ी अच्छी आती है। और जैसे ही नवीन अपनी चरपाई पर सोने गया, उसने सामने देखा रूपमती एक भयानक चेहरा लिए उसके पास खड़ी है। कौन हो तुम? मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ, जाओ मम्मी। अगर तुमने अपनी सारी जमीन ठाकुर के नाम नहीं की तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मुझे कहीं मत ले जाओ। मैं अपनी सारी जमीन ठाकुर साहब के नाम कर दूंगा। खुदा के लिए मुझे मत मारो। नवीन भागता हुआ मुंशी के घर पहुंचा और कहने लगा, मुंशी जी, कहाँ दस्तखत करना है? बोलिए, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। तुम बड़े जल्दी आ गए हो। जान बची तो लाखों पाए। बस तुम ठाकुर से कहना अब वो मेरे पास ना आए। नवीन ने अपनी सारी कीमती जमीनें उनके नाम कर दी। ये बात जानकर ठाकुर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, ये तो होना ही था। अब पूरा गांव हमारे कब्जे में है। जब तक मेरी बेगम नायदा मेरे साथ है, तब तक मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। हाँ जनाब, गांव में जहां तक हमारी नजरें जाएंगी, वहां तक आपकी जमीनें हैं। एक तरफ ठाकुर और मुंशी बड़े खुश थे। गांव के लोगों ने एकजुट होकर बैठक रखी। आखिर कब तक हम ठाकुर की बेईमानी सहते रहेंगे? उसकी डरावनी बेगम बहुत खतरनाक है। कहीं अगर उसने काला जादू कर दिया तो हम कहीं के नहीं रह पाएंगे। जो कुछ भी हमारे पास है सब चला जाएगा। आखिर कब तक ऐसे दब कर रहे हम? तभी उन सब की नजर नवीन पर पड़ती है, जो अपनी बेगम की तस्वीर लेकर बाग की जानिब जा रहा होता है। नवीन, रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो?
हम में से अगर जो सबसे ज्यादा लूटा है ठाकुर से, तो वो तुम ही हो। आखिर तुम ऐसे खामोश कैसे रह सकते हो? कब खून खौलेगा तुम्हारा? उनकी बातों को अनदेखा करके नवीन बाग में अपनी बेगम की तस्वीर लेकर चला गया और वहां जाकर उस तस्वीर से बातें करने लगा। अगर तुम यहाँ पर होती बेगम, तो हम यहाँ से कोसों दूर चले जाते। नवीन तस्वीर को नीचे रखकर रोने लगा था कि उस तस्वीर से एक तेज रोशनी आई और उसकी बेगम तस्वीर से बाहर आ गई, जिसे देखकर सारे गांव वाले खौफजदा हो गए। बेगम तुम, ये सब कैसे हो गया? अल्लाह ने मेरी सुन ली। मैं यहाँ पर गांव वालों को इंसाफ और तुम्हें सुख, चैन और शांति देने आई हूँ। आखिर तुम्हें उस ठाकुर की करतूतों के बारे में पता चल ही गया। पता कैसे ना चलता, मुझे तुम अपनी हर चीज बताते जो थे। तुम्हारी और गांव वालों की सबकी जमीनें हम उस ठाकुर और उसकी चुड़ैल बीवी से वापस ले लेंगे। अलीशा के इतना कहते ही सारे मिलकर ठाकुर के घर के सामने गए। ठाकुर, तुम्हारी और तुम्हारी उस चुड़ैल बेगम की खैर नहीं, बाहर निकलो। गांव वालों के गुस्से को देख ठाकुर मुंशी से कहने लगा, अरे गांव वाले एकजुट होकर कहीं हमें मारने तो नहीं आए हैं? ये तुम कैसी बहकी बातें कर रहे हो? चलो चलकर देखें तो। उन्होंने देखा कि नवीन की बेगम, जो तस्वीर से निकल चुकी है, उसके साथ लोगों के बीचों बीच खड़ी है। तुम आगे चलो, मैं अभी नायदा को लेकर आया। आज इस गांव में केवल हम बचेंगे। मुझे पता था ठाकुर साहब बहुत गलत कर रहे हैं। उन्हें उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। मुंशी और गांव वाले बात कर ही रहे थे कि ठाकुर की चुड़ैल बेगम नायदा वहां आ गई। गांव वालों और अलीशा पर आग की बारिश करने लगी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि गांव वाले इधर उधर भागने लगे। रुक जाओ, सब एक जगह ठहर जाओ। किसी को कहीं भागने की कोई जरूरत नहीं। मेरी जो छोटी सी तस्वीर है, उसके पास आ जाओ सबके सब। भाग्य ने ऐसा जादू किया कि उसकी छोटी सी तस्वीर बहुत बड़ी हो गई और जिसके नीचे गांव वाले आकर छुप गए और उस बहुत बड़ी तस्वीर ने आसमान से बरसती आग को रोक दिया। अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। तुम अब क्या करने वाली हो? अलीशा ने अपनी जादू से खीर की बारिश कर दी, जिसे देखकर नायदा का मन ललचाया और वो नीचे आकर खीर खाने लगी। और इसी चीज का फायदा उठाकर अलीशा ने उसके बालों को काट दिया। नहीं, नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? मेरे बरसों की मेहनत और तपस्या को खत्म कर दिया। अब मैं क्या करूंगी? इतना कहकर रूपमती रोते हुए गांव से भाग गई, ठाकुर को अकेला छोड़कर। अब तुम क्या करोगे ठाकुर? हमारी जमीनें तुमने हड़पी थी। तुम्हारी चुड़ैल बेगम तो अब भाग गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम गांव वालों को बहुत तकलीफ दी है। रहम करो, मुझे माफ कर दो। ठाकुर और मुंशी को गांव से बाहर निकाल दिया। ठाकुर की बेगम दोबारा कभी नहीं आई और अलीशा गांव वालों को इंसाफ दिलाकर फिर से उस तस्वीर में चली गई। चक्रधरपुर का राजेंद्र बाजार खाने पीने के सामान के लिए मशहूर था। वहाँ पर तरह तरह के खाने का सामान मिलता था और दूर दूर से लोग खाने आते थे। इसी में एक दीपक पानी पूरी नाम का ठेला था। उसकी पानी पूरी पूरे शहर में मशहूर थी। अरे भाई, एक पानी पूरी लगा दो। हाँ जी जनाब, अभी लगाते हैं। एक बार दीपक की पानी पूरी खाओगे तो कभी भूल नहीं पाओगे और बार बार यहीं पर आओगे। ये दीपक का वादा है आपसे। दीपक के ही बगल में सुरेश के फलों की दुकान थी। दीपक और सुरेश अच्छे दोस्त थे। उन दोनों के दुकान के सामने विनोद के फायर पान की दुकान थी। दीपक और सुरेश की अच्छी बनती थी, पर दोनों की ही विनोद से अच्छी नहीं बनती थी। सुरेश अपने फल की दुकान बंद कर रहा होता है। अरे दीपक, चल भाई, 10 बज रहे हैं, अब दुकान बंद करने का वक्त हो गया। हाँ हाँ, बस बंद ही करने वाला हूँ। क्या तुझे पता है कि विनोद की दुकान 2 दिन से क्यों बंद है? अरे मुझे क्या शौक है कि मैं विनोद की जानकारी रखता रहूं। गया होगा कहीं शिमला मनाली घूमने, फेसबुक पर उसकी पोस्ट नहीं देखता। अपनी दुकान की भी तस्वीर हमेशा करते रहता है।
और YouTube से भी वो पैसे कमा लेता है। उसका फायर बैन तो पूरे देश में मशहूर है, पता है ना? हाँ भाई, ये तो सही बात है। हम तो ऐसा कर भी नहीं सकते। हमारी तरह तो देश में लाखों लोग हैं। उसकी दुकान कुछ अलग है, इसीलिए मशहूर है। अरे चल छोड़ भाई, घर चलते हैं, चल। सुरेश और दीपक साथ में घर के लिए निकल जाते हैं। अगला दिन होता है। सुरेश दीपक को फोन करता है। हाँ हेलो दीपक, तू मेरी आवाज सुन पा रहा है? हाँ भाई बोल, मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? अरे दीपक, जल्दी से न्यूज़ खोल कर देख। अरे भाई हम बर्बाद हो चुके हैं। ये क्या बोल रहा है तू? अरे अरे रुक, मैं देखता हूँ। दीपक न्यूज चैनल खोलता है। आज की ब्रेकिंग न्यूज। चक्रधरपुर के राजेंद्र मार्केट में हुआ बड़ा हादसा। लगी भयंकर आग, 75 दुकानें जलकर हुई खाक, 12 की मौत और 25 घायल। फायर पान की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से हुआ हादसा। फायर पान के दुकान के मालिक विनोद की हुई घटना स्थल पर मौत और आसपास की दुकानें भी बर्बाद हो गईं। ये सुनते ही दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। 2 मिनट के लिए उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो जाकर गेट खोलता है तो देखता है सुरेश खड़ा होता है। उसकी आंखें भी लाल होती हैं और वो गहरी चिंता में लगता है। अरे सुरेश, अरे ये क्या हो गया भाई? अरे हम तो बर्बाद हो गए। अरे विनोद के बारे में हम कल क्या क्या बोल रहे थे, हम उसे आखिरी बार मिल भी नहीं पाए। दीपक और सुरेश एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद दोनों खामोश होते हैं। अरे चल यार, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला। चल कर दुकान की हालत देख कर आते हैं। हाँ हाँ भाई, चल चल। अब जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते ना। सुरेश और दीपक साथ में राजेंद्र मार्केट जाते हैं। वहाँ पर अपने साथी दुकानदार से भी मिलते हैं जिनकी दुकानें जल चुकी होती हैं। अरे अब तो हमें फिर से नए सिरे से दुकान शुरू करनी पड़ेगी और हम जिस हालत में थे वहाँ पर पहुँचने में तो हमें महीनों लग जाएंगे। अरे भगवान करे जिनके साथ ये अनहोनी हुई है उन्हें और उनके परिवार वालों को कुछ ताकत मिले। भगवान उन्हें फिर से हिम्मत और ताकत दे ताकि वो फिर से उठ सके। दीपक और सुरेश अपनी दुकान फिर से बनाने में लग जाते हैं। उनके सामने ही विनोद की दुकान जली पड़ी होती है। विनोद के परिवार वाले एक बार उनके दुकान को देखने आते हैं और उसकी बीवी बहुत रो रही होती है। ये सब देखकर दीपक और सुरेश को बेहद बुरा लगता है। यार, जब भी मेरी नज़र विनोद की जली हुई दुकान पर पड़ती है तो मुझे उसकी बहुत याद आती है और बहुत तकलीफ होती है। उसके फायर पान की दुकान कितनी फेमस थी। वो पहला इंसान था जिसने फायर पान की दुकान शुरू की थी। हमें उसकी याद में कुछ करना चाहिए। अरे मगर हम क्या कर सकते हैं? दीपक और सुरेश की दुकान धीरे धीरे लाइन पर आने लगती है। दीपक और सुरेश रोज विनोद की दुकान देखते हैं और उन्हें बेहद दुख होता है। फिर एक दिन दीपक को एक आइडिया आता है। यार सुरेश, मेरी बात सुन, मुझे एक तरकीब सूझी है। क्यों ना विनोद के फायर पान दुकान के नाम से हम लोग भी अपनी दुकान का नाम फायर पानी पूरी रख लें। इसका क्रेडिट विनोद को ही देंगे। इससे लोग उसे याद भी रखेंगे और हो सकता है हम भी मशहूर हो जाए। हाँ यार, तेरी तरकीब तो अच्छी है, बिल्कुल अलग है। मेरे ख्याल से ये करना चाहिए। इसके बाद दीपक और सुरेश मिलकर फायर पानीपुरी की दुकान शुरू करते हैं। उसमें एक बड़ा सा पोस्टर लगाते हैं जिसमें विनोद के बारे में लिखा होता है और उसे ट्रिब्यूट दिया होता है। उसमें लिखा होता है कि कैसे दीपक को विनोद की जगह से फायर पानीपुरी बनाने की सीख मिली। उसमें विनोद के बारे में भी लिखा होता है कि जैसे वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता था, वो लोग एक और बोर्ड भी बनाते हैं जिसमें लोग अपना रिव्यू लिख सकते हैं। देखते ही देखते शहर में ये पानीपुरी बहुत मशहूर हो जाती है। अरे तूने देखा ना, मैंने कहा था ना तेरी तरकीब जरूर कामयाब होगी। मुझे पहले ही पता था। विनोद को भी बहुत अच्छा लगता होगा कि उसके कितने सारे दोस्त थे और लोग उसके बारे में कितनी बेहतरीन बातें हमारे रिव्यू बोर्ड पर लिखकर भी जाते हैं। अगर वो ये सब देख पाता तो कितना खुश होता। अरे हाँ यार,
ये बात तो सच है, उसे तो सच में बहुत खुशी होती। मेरे ख्याल से हमें भी एक YouTube चैनल बनाना चाहिए जिससे हमारी भी पहुंच बहुत दूर दूर तक हो। हाँ, इस काम में तो बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सुरेश और दीपक फायर पानीपुरी के नाम से एक YouTube चैनल बनाते हैं। वो वहाँ पर फायर पानीपुरी की रेसिपी और उसे खाने का अंदाज शेयर करते हैं। उस पर बहुत व्यूज आते हैं और देखते ही देखते उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ ही जाते हैं। इससे जो भी कमाई होती है वो दोनों आपस में बांट लेते हैं और फिर दोनों मशहूर हो जाते हैं और उनकी फायर पानीपुरी पूरे देश में मशहूर हो जाती है और बहुत से अलग अलग जगह पर बिकने लगती है। एक गांव शिमला में एक लड़का रहता था, सूरी। सूरी के अब्बू की चाय की दुकान थी। वो सुबह उनकी मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। स्कूल में सूरी से कोई ठीक से बात नहीं करता था क्योंकि वो चाय बनाने वाले का बेटा है। वो सबसे बात करने की कोशिश करता है, दोस्तों के ग्रुप में शामिल होना चाहता है, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करता और अगर वो बात करने की कोशिश भी करता तो सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते। हे, कोई मेरे साथ वीडियो गेम खेलेगा? हाँ, मैं खेलूंगा। अरे चाय बनाने के लिए नहीं, गेम खेलने के लिए बुला रहा हूँ, तू रहने दे। सूरी को बहुत बुरा लगता है। वो घर आते ही मुंह फुलाकर बैठ जाता है। सूरी के अब्बू ये देखते हैं और उसके लिए खाना लेकर आते हैं। अरे क्या हुआ सूरी, तू मायूस क्यों है आज? ले खाना खा ले, तुझे अच्छा लगेगा, ले। पापा, कोई और काम क्यों नहीं करते? आपको इतने सारे कामों में से यही काम मिला। चाय बनाने में क्या बुराई है? दिन में सबसे ज्यादा लोग इसी के बारे में सोचते हैं। नहीं, मेरे दोस्त तो मजाक उड़ाते हैं, मुझे अपने साथ खेलने में भी शामिल नहीं करते। बोलो कौन सा खेल खेलना है, अभी खेलते हैं। आपके साथ नहीं, उनके साथ खेलना है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है बिना खाना खाए। सूरी के अब्बू को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि उनकी वजह से उनके बच्चे के दोस्त बहुत दूर जा रहे हैं। उसके पिताजी चाय बनाने के साथ दूसरा काम भी ढूंढने लगते हैं। वहीं स्कूल में बच्चों को ट्रिप पर ले जाने का प्रोग्राम बनता है। कुछ दिन बाद आप सभी बच्चों को एक जंगल ट्रिप पर ले जाया जाएगा। सभी बच्चे उसी तैयारी के साथ आएंगे। सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। सूरी घर आकर ये बात अपने अब्बू को बताता है। पापा, मुझे स्कूल की तरफ से जंगल की ट्रिप पे ले जाया जा रहा है। मुझे जरूरी सामान पैक करके दे दीजिएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने सामान में एक छोटा बर्तन जरूर लेकर जाना, वहाँ अगर कुछ पकाना हो तो काम आ सकता है। ठीक है? जी पापा, जरूर। और हाँ, तुम्हें एक और बात बतानी थी। मैं नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें अब अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा और वो तुमसे बात भी करेंगे। सच पापा? हाँ। सूरी खुशी से पिताजी के गले लग जाता है। कुछ दिन बाद उस जंगल ट्रिप पर जाने का दिन आ जाता है। सब उस जंगल में पहुंचने के बाद ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। मैं सबको 4 ग्रुप में बांटूंगा जिसमें एक लीडर भी होगा। वो सब एक साथ में रहेंगे और अपना काम करेंगे। सब अपने लीडर की बात मानेंगे, समझ गए ना? सब अपना बैग लेकर ट्रैकिंग शुरू करते हैं। अरे किसको लीडर बना दिया है? इसको तो चाय के अलावा कुछ नहीं आता। सब हंसने लग जाते हैं। सूरी को बहुत बुरा लगता है। कुछ दूर चलने के बाद वो थक जाता है। चलो यहाँ रुक जाते हैं, थोड़ा खा पी भी लेते हैं। बाकी सभी मान जाते हैं और रुक जाते हैं। नहीं, हम नहीं रुक सकते। अगर हम रुके तो लेट हो जाएंगे और कुछ ही देर में अंधेरा भी होने वाला है। लो, लीडर बना दिया तो अब हम पे हुक्म चला रहा है। नहीं, हम नहीं चलेंगे। तुझे जाना हो तो जा, हम थोड़ा नाश्ता करने के बाद ही ट्रैकिंग शुरू करेंगे। तू जा। सूरी के मना करने के बाद भी वो वहीं रुकते हैं, लेकिन फिर भी सूरी उन्हें नहीं छोड़ता और उनके साथ वहीं रुक जाता है। कुछ ही देर में टीचर और बाकी के बच्चे आगे निकल जाते हैं और वो वहीं रह जाते हैं।
थोड़ी देर आराम और नाश्ता करने के बाद वो अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं। लेकिन जल्द ही सूरज डूब जाता है और अंधेरा हो जाता है। अरे ये तो अंधेरा हो गया, अब तो रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा। बाकी बच्चे भी डरने लग जाते हैं। कुछ ही वक्त में ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ से रास्ता पता करना मुश्किल हो जाता है और उन्हें वहीं ठहरना पड़ता है। अब तो मुझे भी रास्ता नहीं पता। मेरे ख्याल से हमें आवाज लगानी चाहिए। तुरंत ही वो चारों टीचर और अपने क्लास के विद्यार्थियों को आवाज लगाते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। हाँ, टीचर टीचर, अरे कोई हमें सुन रहा है? हम खो गए हैं, कोई है? सब चिल्लाते हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। लगता है हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमें आगे का रास्ता नहीं पता, इसीलिए हमें यहीं रुक जाना चाहिए। हो सकता है अगर आगे गए तो रास्ता भटक जाएं। नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए, क्या मालूम हम सही जगह पहुंच जाएं। रात बहुत हो चुकी है, जानवरों का भी डर है। टीचर थोड़ी देर में हमें खोजते हुए आ ही जाएंगे। हमें यहीं रुकना चाहिए। सबको उसकी बात ठीक लगती है और वो लोग वहीं रुक जाते हैं। कुछ ही देर में रात हो जाती है और तेज ठंडी हवा बहने लगती है और उनके पास बचा खाना भी खत्म होने लगता है। हाँ, अब तो हमारा खाना भी खत्म हो जाएगा और पानी भी खत्म हो जाएगा। अब भी कहता हूँ मैं, हमें चलना चाहिए। अरे लेकिन जाएंगे कहाँ? रास्ता तो बंद है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई जानवर ना हमें खा जाए। मुझे तो बहुत ठंड भी लग रही है। हाँ मुझे भी। मैं आग जलाता हूँ और सब लोग आग जलाते हैं। कुछ देर जलने के बाद आग कम होने लगती है। हम क्या करेंगे, इतनी ठंड है, आग भी खत्म हो रही है। जानवर से नहीं तो ठंड से ठिठुर कर मर जाएंगे। सूर्य कुछ सोचता है और कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास बर्तन और चाय की पत्ती रखी हुई है बैग में। वो आग बुझने के बाद तक गर्म रहेगी तो हमें भी गर्म रखेगी। सूर्य तुरंत वो बर्तन निकालता है और सब उसे अपना पानी दे देते हैं, लेकिन फिर भी पानी कम पड़ता है। वहीं पास में जमीन पर बर्फ पड़ी होती है। वो उसे उठा लेता है। जैसे ही काली चाय बनती है, आग खत्म हो जाती है। सबको बहुत अच्छा लगता है। उसे पीने के बाद सब तारीफ भी करते हैं, लेकिन अयन सिर्फ चुपचाप चाय पीता है। कुछ ही देर में उन्हें पत्तियों की आवाज आती है और वो अपने पीछे की तरफ देखते हैं। वो देखते हैं कि उनके टीचर आ रहे हैं। सब राहत की सांस लेते हैं। कैंप में पहुंचने के बाद जब टीचर उनकी तारीफें करते हैं तो अयन कहता है कि वो महफूज उनके लीडर सूरी की वजह से है। ये सुनकर सूरी को बेहद खुशी होती है। सूरी की कहानी सुनकर सब उससे दोस्ती करने आते हैं। अगर आज सूरी को चाय बनानी नहीं आती तो शायद सब उसके दोस्त नहीं बनते। आज पहली बार उसे चाय वाला होने पर खुशी हो रही थी। अगले दिन वो खुशी खुशी अपने पिताजी के पास गया और उन्हें सारी बातें बता दी। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। एक बात तो मेरे पास भी है, मैंने अच्छी नौकरी ढूंढ ली है। सूरी ये सुनकर हैरान और उदास हो जाता है। नहीं पिताजी, आपको काम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी काम करते हैं वो अच्छा ही होता है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ये मुझे अब समझ आ गया है। सूरी के पिता ये सुनकर खुश हो जाते हैं और अगले दिन वो खुशी खुशी अपने दुकान में अपने अब्बू की मदद करने लगा। और जैसे ही वो स्कूल पहुंचा तो सब उससे मिलकर उससे बातें करने लगे और उसके साथ खेलने लगे।